नेपाल में 2 दिन तक कथित क्रांति, ये मेरी नजर में क्रांति नहीं क्राइम हुआ है, ये सब या आंदोलन या अराजकता हुई है, लेकिन कथित क्रांति के नाम पर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट, मारकाट, उपद्रव का जो खुला तांडव शुरू हुआ था ना, वो तांडव अब तो थम चुका है, लेकिन अब नया तरह का तांडव छिड़ गया साहब, नई तरह की लड़ाई। कल क्रांति, अब गृहयुद्ध। गृहयुद्ध इस बात को लेकर कि नेपाल में ओली सरकार को उखाड़ फेंकने वाले आंदोलन, ये इसका क्रेडिट किसको जाता है? ये जेनजी, सो कॉल्ड जेनजी आपस में लड़ मर रहे हैं वहां पर। अब क्रेडिट किसको मिलता है? ये देखिए आप, अंतरिम सरकार का मुखिया कौन होगा? ये तख्ता पलट मैंने कराया, तूने कराया, आपस में लड़ मर रहे हैं अब ये लोग। यानी नेपाल क्रांति के बाद गृह युद्ध शुरू हो चुका है। अब गृह युद्ध क्रेडिट को लेकर, पहले क्रांति अब गृह युद्ध। गृह युद्ध अंतरिम सरकार का मुखिया चुने जाने को लेकर, कौन होगा, किस गुट का होगा, जिसको लेकर अब नेपाल की सेना मुख्यालय में मीटिंग चल रही थी ना, जब तब भी बाहर जेनजी में इस बात की लड़ाई। अच्छा, ये जो तस्वीर है ना, ये वाली तस्वीर, ये वहां का हिल्टन होटल, बहुत बड़ा होटल है, उसको भी जला दिया था इन लोगों ने। जब अंदर सेना की मीटिंग चल रही थी, तब भी सो कॉल्ड जेनजी बाहर इस बात की लड़ाई कर रहा था कि साहब अंतरिम सरकार का मुखिया कौन होगा, हम तय करेंगे, तख्ता पलट हमने कराया, ये सेना कौन होती है, तख्ता पलट का क्रेडिट किसे जाना चाहिए। आज इन्हीं बातों को लेकर नेपाली सेना के मुख्यालय के बीच पहले प्रदर्शनकारियों के अलग अलग गुटों के बीच जबरदस्त बहस हुई, तीखी बहस हुई, हाथापाई हुई, टकराव हुआ। अंतरिम नेता का नाम तय करने को लेकर प्रदर्शनकारी एक दूसरे पर टूट पड़े। आपसी झड़प बताती है कि नेपाल अभी भी अस्थिरता के अंधकार में रहने वाला है साहब। इससे पहले कल क्या हुआ था? कल रात नेपाली सेना के मुख्यालय पर ये सो कॉल्ड जेनजी के अलग अलग गुटों या आंदोलनकारियों के बीच टकराव हो गया। एक बार दिखाइए तस्वीर, देखिए आप, ये देखिए आप तस्वीर। अच्छा, इनमें से एक कह रहा है कि मौजूदा संविधान हटा दिया जाए, दूसरे गुट का कहना है साहब कि मौजूदा संविधान में ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। एक और गुट है, ये आपस में लड़ मर रहे हैं। तीसरा कह रहा है कि नेपाल में मजबूत नेतृत्व लोकतंत्र की बजाय राजतंत्र से मिलेगा, हिंदू राष्ट्र बना दो नेपाल को। आवाजें उठ रही हैं, यानी आंदोलनकारियों की बेजा इस बात की फाइट शुरू हो चुकी है कि अंतरिम सरकार का मुखिया कौन होगा, मुखिया कौन होगा। नेपाल में लोकतंत्र रहेगा या हिंदू राष्ट्र होगा? हिंदू राष्ट्र होगा, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा, नहीं रहेगा, हिंदू राष्ट्र की वापसी होगी, संविधान संशोधन होगा या नया संविधान बनाया जाएगा, नेता कौन होगा, अंतरिम सरकार का मुखिया कौन होगा। मुख्य तौर पर ना 3 गुट है इसमें भी। अच्छा, एक है वो बालेंद्र शाह वाला गुट, वो रैपर, वो जो रैपर है, बालेंद्र शाह समर्थक गुट, जो नेपाल में युवा लोकतांत्रिक सरकार बनाना चाहता है। दूसरा गुट है दुर्गा प्रसाई गुट, ये नेपाल में राजतंत्र का समर्थक है। इस गुट ने पहले भी राजतंत्र समर्थक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तीसरा है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने के पक्ष में है। ये लोग आपस में एक तरीके से 3 चेहरे सामने आ रहे हैं, जिसमें जो 2 नाम रिजेक्ट हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों के साथ एक गुट की मांग थी कि अंतरिम सरकार का मुखिया बालेंद्र शाह को बनाया जाए। दूसरा जो है, इसके बाद नेपाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की को बनाया जाए, लेकिन प्रदर्शनकारियों में टकराव हो गया, वो नाम भी रिजेक्ट हो गया। अब एक और नाम है, आईआईटी जमशेदपुर से पढ़े इंजीनियर कुलमन घीसिंग का नाम आगे बढ़ाया गया है। लेकिन साहब अभी भी तय नहीं है कि साहब कुलमन घीसिंग का नाम जेनजी के सभी पक्षों को स्वीकार होगा नहीं, नेता कौन होगा, इसको लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। गृहयुद्ध नेपाल अभी भी अस्थिरता के उस चौराहे पर है जहां 2 दिन पहले सबसे बड़ा मुद्दा इस बात को लेकर है साहब कि नेपाल की नई सरकार लोकतांत्रिक होगी या राजशाही, वहां संविधान चलेगा या हिंदू राष्ट्र का शासन लौटेगा। सुनिए। यहां इसको बचने का एकमात्र आधार धर्म है, और अगर धर्म की स्थापना नहीं होती है, हिंदू राष्ट्र ये नहीं बनता है, तो हम कुछ भी कर लें, हमें कुछ दिन के लिए लगेगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ठीक होगा नहीं। मैं इस विषय पर दृढ़ हूं। दूसरी ओर नेपाल को चीन बनाने पर तुले और अब देश छोड़कर भागे केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको भागना पड़ा, वो अब भारत पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, नेपाल सेना के शिवपुरी बैरक में सेफ
पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली तख्ता पलट के बाद पहला बयान दिया है उन्होंने। पहला बयान उन्होंने कहा है साहब कि अगर वो भारत के सामने झुक जाते तो कई सालों तक उनकी सत्ता बनी रहती। वो भारत को दोष दे रहे हैं। इसके लिए केपी शर्मा ओली ने अपने पत्र में मुख्य तौर पर 2 बातों का जिक्र किया, मैं आपको बताऊंगा। पहला, उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। याद है आपको ओली ने क्या बयान दिया था? केपी शर्मा ओली जो नेपाल को चीन बनाने पर तुले थे, इन्होंने बयान दिया था कि भगवान राम का जन्म अयोध्या नहीं नेपाल में हुआ था, जिसके बाद बड़ा विरोध हुआ था। भारत में नहीं, नेपाल में भी विरोध हुआ था। दूसरा, उन्होंने लिखा था कि अगर उन्होंने भारत के खिलाफ लिपुलेख, कालापानी और इसका मुद्दा नहीं उठाया होता ना, तो वो सत्ता में बने रहते। इसी वजह से उनका यह हाल हुआ, ऐसा इनका दावा है। ओली ने लिखा कि उन्होंने सेंसिटिव इश्यूज को भारत को चैलेंज करने की हिम्मत की, इसी वजह से उनकी सरकार का तख्ता पलट हुआ। हालांकि हुआ भ्रष्टाचार के चक्कर में, नेपाल को चीन बनाने के चक्कर में, भारत पर दोष मढ़ने की कोशिश। इसी बयान के बीच जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि भारत ने नेपाल को काफी सहयोग और समर्थन दिया है, लेकिन वहां के नेता अमेरिका और चीन के बीच फंसे हुए हैं। हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। सुनिए। वीरेंद्र विक्रम साहब की जिस समय हत्या हुई जी, वही पाप नेपाल को खा रहा है। अच्छा। और नेपाल समझ नहीं पा रहा है, कभी अमेरिका के हाथ बिक जाता है, कभी चीन के हाथ बिक जाता है। भारत जबकि कितना करता है नेपाल के लिए, फिर भी भारत के प्रति उसको आकर्षण नहीं। फिर भी हम, हमारा पड़ोसी देश है जी, हम चाहेंगे कि नेपाल सुख से रहे और फिर हिंदू राष्ट्र बन जाए। ओली पूरी तरह जो है मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि वैसे भी ओली का जो क्रियाकलाप है, जो चरित्र है, वह स्वयं उनके राष्ट्र विरोधी है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के हाथ में वो खेलते हैं, चाइना के हाथ में वो शुरू से ही खेल रहे हैं।